हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो करें स्टार्ट क्लास। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? अपन ने जीसी के 6 वीडियो पढ़े हैं जनरल केमिस्ट्री के। और जो जीसी है, जनरल केमिस्ट्री है, तो मेरा तो ये मानना है अपन ने लेट स्टार्ट किया है। ठीक है, लेट स्टार्ट किया। अदरवाइज ये चीज़ अगर अपन ऐसे मान के चलो जून में स्टार्ट करते ना, कि आपकी 15 जून से जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, ठीक, मैं तो थोड़ा लेट स्टार्ट किया था मैंने। तो अगर उस समय भी स्टार्टिंग में 15 दिन अगर जीसी पढ़ लेते ना, 15 डेज जीसी, है ना, और 1 जुलाई से अपन क्लास स्टार्ट कर दे रेगुलर, 1 जुलाई से अपना सिलेबस स्टार्ट कर दें। ऐसे नहीं समझना जीसी सिलेबस नहीं है, जीसी भी आपका सिलेबस ही है, जनरल केमिस्ट्री भी आपका सिलेबस ही है, लेकिन उससे बहुत बेनिफिट होता है बच्चों। ठीक है, हमें भी कुछ आइडियाज़ अब आए तो नेक्स्ट ईयर हम भी इस पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। स्टार्टिंग में बच्चों को क्यों ना 15 दिन जनरल केमिस्ट्री पढ़ा दी जाए। ठीक है, अपने जो जीसी पढ़ा है उसमें अपने बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पढ़े, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बच्चों, 2 साल तक काम में आएंगे, 2 साल तक, पता नहीं कहाँ कब काम में आ जाए। और इंटर कन्वर्जन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चेंज कैसे किया जाता है प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, इनको। फिर अपने पढ़े बच्चों फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स तो बार बार बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो कौन सा चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो कौन सा चार्ज आ जाए। फिर इस फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज अपने पास आई थी, समस्थानिक हैं, समभारिक हैं, सम न्यूट्रॉनिक हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, आइसोडायफर्स हैं, आइसोस्टर्स हैं, ये पढ़े थे। फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। एक अपने पास बार बार हर चैप्टर में काम में आता है, रेडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण है या अपचयन है, ये चीज बहुत काम में आती है बच्चों। रेडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, अपचयन, तो एक अपन ने इसको पढ़ा था। क्लियर? यहाँ इस चीज को स्टॉप करते हैं और यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। नया चैप्टर है अपने पास, अपने बुक का 3rd चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में अपन क्या पढ़ते हैं? आवर्त सारणी। ध्यान रखना बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आपके 10th क्लास में हटा दिया गया था, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ है, तो अपन इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर को 0 से स्टार्ट करें। अदरवाइज इंट्रोडक्शन है ना एक तरीके से, तो इंट्रोडक्शन 9th-10th में आ जाता है। क्लियर बच्चों? पीरियोडिक टेबल को अपन किस नाम से जानते हैं? पीटी के नाम से। इन फ्यूचर आपको पीटी बोल देना तो पीटी का मीनिंग समझ जाना। पीटी का मीनिंग क्या है? पीरियोडिक टेबल। जो शॉर्ट में पीटी बोला जाता है, इसको पीरियोडिक टेबल पूरा नहीं बोला जाता है, पीटी ही बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर में? इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। ये तो अपना पोर्शन रहता है कैपिटल ए। कैपिटल ए, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड जो है एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आवर्ती गुण, उनके आवर्ती गुण, ये जो पोर्शन रहेगा अपना कैपिटल बी रहेगा। इस चैप्टर को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ठीक है, फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट दोनों ही है। अदरवाइज जो बच्चे 9th-10th में अच्छे से पढ़ के आते हैं तो उनको हम ये भी बोलते हैं, बच्चों आपने अगर कैपिटल ए नहीं पढ़ा है, बाई चांस क्लास मिस हो गई है, लेट आए हो, तो कैपिटल बी समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अपने यहाँ तो ये कहानी है, इसे कुछ भी नहीं पढ़ा। चलो, तो क्या पढ़ना है अपन को? कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। अपना जो ज्यादा टाइम लगेगा, मेजर जो पोर्शन है वो कैपिटल बी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनके आवर्ती गुण। क्या होते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। सबसे फर्स्ट अपन ने क्या लिखा है कैपिटल ए करके? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। हाँ जी बच्चों, तत्वों की बात कर चुके हैं अपन। तत्व किसको बोलते हैं? परमाणुओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? तत्व। परमाणु क्या होता है बच्चों? पदार्थ का सबसे छोटा सा छोटा कण, सबसे छोटा सा छोटा कण, जिसको पुरानी अवधारणा के अनुसार विभाजित नहीं किया जा सकता। अपन नई अवधारणा में पढ़ेंगे, विभाजित कर सकते हैं। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है बच्चों? परमाणु कहलाता है। और परमाणु जब ग्रुप बना लेते हैं, आपस में समूह बना लेते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? तत्व बोलते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी तक टिल नाउ, अब तक कुल 118 तत्व हैं। टोटल जो एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स है, जो कुल तत्व हैं, कुल तत्व कितने हैं बच्चों? 118, 118। कई बुकों में कुछ 115, 14, अगर 13 ऐसे लिखा हुआ है, 17 ऐसे लिखा हुआ, तो गलत लिखा हुआ हो, करेक्शन होगा उसमें, अपन भी करेंगे करेक्शन, कहीं भी अपन को भी ऐसा कुछ मिलेगा तो। अभी तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं या कितने तत्व उपस्थित हैं यूनिवर्स में? 118 एलिमेंट, 118 तत्व। ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों। एक मान लो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसमें टोटल कितने बच्चे हैं? मान लेते हैं 1000 बच्चे हैं टोटल सभी क्लासों को मिला के। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं? मान लिया 1000 स्टूडेंट है। क्या उन 1000 स्टूडेंट्स को अलग अलग एक एक करके पढ़ाया जा सकता है? क्या 1000 स्टूडेंट है, सबको अलग अलग बैठा दिया, एक एक करके पढ़ा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या है? क्या पॉसिबल? कुछ सोच के देखो। नहीं पॉसिबल है ना, ये नहीं पॉसिबल है। तो इस 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं? उनके सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन मतलब क्लास असाइन करते हैं उनको। ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवंथ है, 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th क्लास है। सबसे पहले तो अपन ने क्या डिसाइड किया है? उनको सबको, जो 1000 टोटल बच्चे थे, उनको क्लासों में बांटा है, अलग अलग क्लास बनाई। क्लास में भी पता चला कि बच्चे ज्यादा है, तो उनके अलग अलग सेक्शन बना दिए, अलग अलग सेक्शन बना दिए कि एक 11th ए है और एक 11th बी है। ऐसे पता चला कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के। क्या दोनों को साथ एक साथ बैठाया कि पढ़ाया जा सकता है? क्या नहीं पढ़ाया जा सकता। तो पता चला 11th में भी हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है। पता चला हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में भी कुछ बच्चे IIT के हैं, कुछ बच्चे नीट के हैं। क्या एक साथ बैठा के पढ़ा सकते हैं? क्या नहीं पढ़ा सकते। तो फिर नीट वालों को अलग पढ़ाएंगे और IIT को अलग पढ़ाएंगे। आई बात समझ में? जब यहां तक आएंगे तो क्लास में 40-50 बच्चे रहेंगे। थे कितने? 1000। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया? क्या रिक्वायरमेंट पड़ी ऐसा करने की? क्या आवश्यकता पड़ी ऐसा करने की? 1000 बच्चे हैं, एक एक करके पढ़ा देते। आपको कि सर 1000 बच्चों को तो एक एक करके पढ़ाना संभव नहीं है। तो मैं भी ये कहूंगा बच्चों, फिर 118 एलिमेंट को एक एक करके, 118 एलिमेंट का एक एक करके अध्ययन करना संभव नहीं है। तो फिर बच्चों क्या किया है आपने? 118 को पढ़ाने, 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने इन्हें वर्गीकृत कर लिया है। वर्गीकृत का मीनिंग, पहले उनको क्लास बना दी है, क्लास में सिर्फ सेक्शन बना दिए हैं। मैथ वाले को बच्चों अलग कर रखा है, हिंदी मीडियम को अलग कर रखा है, ताकि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 या 20 बच्चे हैं, तो 20 के 20 इंग्लिश मीडियम के हैं, 20 के 20 IIT के हैं। या एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 के 20 हिंदी मीडियम के हैं, 20 के 20 नीट के हैं। अब पढ़ा सकते हैं उनको। जैसा काम ये किया ना, वैसा ही इनका काम करेंगे। 118 तत्वों को एक एक करके नहीं पढ़ाया जाता है, तो फिर क्या किया जाता है? इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, ताकि इनका अध्ययन आसानी से हो सके। आप कहीं से भी अगर क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको ये मिलेगा इस चैप्टर का। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि सब जहां क्वेश्चन स्टार्ट करोगे उसका पहला क्वेश्चन नहीं, कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये बनता है बच्चों, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? ताकि उनका अध्ययन आसानी से हो सके, आसानी से अध्ययन किया जा सके उनका। और इसका अध्ययन करने के लिए
स्टार्टिंग में जब एलिमेंट कुछ खोजे गए थे 118 तो अब हैं, स्टार्टिंग में 118 तत्व नहीं थे, पहले 10 तत्व थे, फिर 20 थे, फिर 25 हुए, फिर 30 हुए, फिर 50 हुए, ऐसे बढ़ते गए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ एक तत्व ज्ञात थे, तो उन कुछ एक तत्वों को वर्गीकृत किया, साइंटिस्ट आते गए, साइंटिस्ट वैज्ञानिक आते गए, वैज्ञानिक आते गए, उन्हें वर्गीकृत करते गए। एक वैज्ञानिक आया तो उसने बताया कि ये ऐसे आप पढ़ोगे अध्ययन आसानी से हो जाएगा। दूसरे आएगा तो वो बताएगा कि ऊपर वाले का सही नहीं है, पहले वाले वैज्ञानिक का सही नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वैसे अध्ययन आसानी से होगा। तीसरा आएगा, वो कहेगा दोनों साइंटिस्ट झूठ बोल रहे हैं, जो मैं बताऊंगा वो अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, अपन जल्दी समझ में आएगा अपने। आई बात समझ में? तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे इस कड़ी में। अपने पास जो फर्स्ट साइंटिस्ट आया था, जो प्रथम वैज्ञानिक था, उसका नाम था प्राउस्ट। हाइपोथेसिस, प्राउस्ट की संकल्पना। प्राउस्ट हाइपोथेसिस, प्राउस्ट की संकल्पना। प्राउस्ट साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, प्राउस्ट ने क्या बताया, जो प्राउस्ट की बात थी, संकल्पना का मीनिंग था, उसने क्या विचार रखे, उसने क्या बात बताई। इसके जो विचार थे ना, वो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे थे। किस पे बेस्ड थे इसके जो विचार थे, वो किस पे बेस्ड, किस पे आधारित थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। किस पे बेसिस थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, ये अपन डिटेल में तो पढ़ेंगे अपने पास परमाणु वाले चैप्टर में, लेकिन मैं इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ। इसका स्टेटमेंट ये था कि कोई एटम है, कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, तो उस परमाणु को अपन विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये आज की तारीख में गलत है ना। परमाणु को तो अपन ने जीसी में ही विभाजित किया है लास्ट लेक्चर में। परमाणु में कितने प्रकार के विकर्ण होते हैं, 3 प्रकार के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और अपन ने बाहर किसको निकाला, इलेक्ट्रॉन को। जोड़ा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का ही तो कण है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मीनिंग क्या हुआ, अपन ने विभाजित कर लिया। तो परमाणु को विभाजित किया जा सकता है बच्चों। परमाणु में एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसको निकाल भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। स्टार्टिंग में डाल्टन ने कहा परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? और इस परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसी बेसिस पे प्राउस्ट ने हाइपोथेसिस दी। प्राउस्ट ने अपनी बात बताई। क्या बात बताई, प्राउस्ट ने ये बात बताई कि सारे के सारे जो तत्व होते हैं, जो सभी तत्व होते हैं, सभी तत्व एच से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं। सारे के सारे एलिमेंट किससे बने होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट तो हाइड्रोजन से बने होते हैं। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि हाइड्रोजन से कैसे बन जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट। बताइए बच्चों, जो हाइड्रोजन है वो 1 नंबर पे आता है, इसकी द्रव्यमान संख्या भी कितनी है, 1। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1। प्राउस्ट ने कहा कोई भी तत्व है वो इस द्रव्यमान संख्या का सरल गुणांक होगा। सरल गुणांक का मतलब क्या हुआ, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 से गुणा करें 2, 3 से गुणा करें 3, 4, 5, 6, ऐसे चलता जाएगा। कोई भी तत्व है एक्स वाई जेड, जैसे मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम तो लिथियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है बच्चों, 7। आ गया ना इसमें बच्चों। मैं जैसे कार्बन की बात करूं, कार्बन की कितनी होती है, 12। इस रेंज में आ जाएगा। या ऐसे कह दें, मतलब जो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1। और उसका सरल गुणांक क्या होता है, सरल गुणांक का मतलब 1 को 1 से गुणा करो, या 2 से गुणा करो, या 3 से गुणा करो, ऐसे तो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। आ रही मेरी बात समझ। केवल इतना सा पता होना चाहिए अपन को, प्राउस्ट ने क्या बात बताई। प्राउस्ट ने बात बताई कि सारे के सारे तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं, ये भारी है, सारे के सारे तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं वो हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणांक होते हैं। आई बात समझ में।
या ऐसे भी कह सकते हैं सारे के सारे तत्व किससे मिलके बने होते हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। ये बात तो कहाँ सेटिस्फाइड नहीं होती है, यहां सेटिस्फाइड नहीं होती है। क्लोरीन का कितना आता है बच्चों, 35.5, और अपन देख चुके हैं ये 35.5 क्यों आया है, समस्थानिकों के औसत की वजह से, समस्थानिकों का एवरेज लिया है उसकी वजह से आया। ये चीज प्राउस्ट नहीं सेटिस्फाइड कर पाता है। ये अपन जानते हैं परमाणु भार भिन्नांक में भी होते हैं, है ना। एक्चुअल में जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1.008 होता है। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, उनका औसत होता है, लेकिन 1 ही मानते हैं, प्रोटियम ही मानते हैं मेनली। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राउस्ट हाइपोथेसिस ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे बेसिस थी। प्राउस्ट ने कहा सारे के सारे तत्व होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। अर्थात इसको दूसरे सेंटेंस में अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, सभी तत्वों का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणांक होता है। और सरल गुणांक का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 2 ऐसे चलता जाएगा। ये बात कहाँ जाके सेटिस्फाइड नहीं होती है, जब किसी का परमाणु भार भिन्नांक में आ जाए, दशमलव में आ जाए, तो फिर ये बात सेटिस्फाइड नहीं होती। आई बात समझ में? हाँ जी। उसके बाद में जो सेकंड साइंटिस्ट आया प्राउस्ट के बाद में, उसका नाम था डोबेराइनर। डोबेराइनर ने क्या काम किया बच्चों, इसको मिटाता हूं मैं। डोबेराइनर ने क्या किया बच्चों, ध्यान रखना है, सेंटेंस को ध्यान रखना है। समान गुण वाले, गुण भी कैसे हैं, समान गुण वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। मतलब 2 बातें याद रखनी है। पहला तो किन को व्यवस्थित किया, जिनके गुण समान थे, समान गुण वालों को, और फिर किस आधार पर व्यवस्थित किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोबेराइनर साइंटिस्ट का नाम था। डोबेराइनर ने क्या कहा, जिन तत्वों के गुण समान थे उनको अलग कर लिया और उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। और बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके 3 तत्वों के समूह बना लिए। कितने कितने के, 3 तत्वों के समूह, और 3 तत्वों के समूह को नाम दिया उसने त्रिक। त्रिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों, 3। और त्रिक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइड्स, तो इसको बोलते हैं डोबेराइनर्स ट्राइड्स। डोबेराइनर के त्रिक, डोबेराइनर के त्रिक क्या था, जिन तत्वों के गुण तो क्या थे, समान, और समान गुण वालों को व्यवस्थित कैसे किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। कितने कितने तत्वों के समूह बना लिए, 3 तत्वों के समूह। और 3 तत्वों के समूह बनाने के बाद में उसने बताया कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार है शेष 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है, माध्य होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फर्स्ट जो डोबेराइनर का ट्रिक था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। ये डोबेराइनर ट्राइड्स है ना, ये अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस दिन याद कर लेंगे ना, उस दिन केवल इतना सा ध्यान रखना है कि ये डोबेराइनर के ट्रिक है, और सारा सिंपल से याद करने की भी जरूरी नहीं है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डोबेराइनर ने देखा कि इनके गुण समान है, अर्थात ये समान गुण वाले तत्व हैं। कैसे व्यवस्थित किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। और क्या बताया कि मध्य वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है, या मध्य वाले तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होती है, इन 2 शेष तत्वों की द्रव्यमान संख्याओं का क्या होती है, औसत होती है। जैसे मैं निकालता हूँ, और जो लिथियम कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 पे। सोडियम कितने आता है बच्चों, लिथियम के जस्ट नीचे 11 पे। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है बच्चों, 19 पे। ठीक है। और अपन ने तो इन तीनों की द्रव्यमान संख्या याद कर रखी है, कर रखे ना। बताओ इसकी द्रव्यमान संख्या लिथियम की कितनी होती है, लिथियम की कितनी होती है, 7, और पोटेशियम की कितनी होती है, 39, और इसकी कितनी होती है, 23। क्या लिखा लिया अपन ने, द्रव्यमान संख्या। फिर भी जो डोबेराइनर ने कहा था वो बताता हूं कि इस सोडियम की द्रव्यमान संख्या है वो
दो शेष तत्व हैं इनकी द्रव्यमान संख्याओं का औसत होती है, माध्य होती है। और माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों, इसका जोड़ दो और कितने को जोड़ रहे हैं, 2 को, तो 2 से डिवाइड कर दो। माध्य ऐसे निकालते हैं, सोडियम की 1 का माध्य एवरेज निकाल रहे हैं, माध्य निकालें तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसकी कितनी है, लिथियम की कितनी है 7 प्लस पोटेशियम की कितनी है 39 और कितने से डिवाइड कर देंगे 2 से। 39 और 7 कितने हो गए 46 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 23। तो ये तो अपन बता रहे हैं, ये तो क्या निकाला है बच्चों, ये तो अपन ने 1 का निकाला है, ए निकाला है सोडियम का। अपन जेड भी निकाल सकते हैं, परमाणु क्रमांक भी निकाल सकते हैं। बताओ बच्चों जेड कैसे निकालेंगे, जेड किसका निकाल रहे हैं, सोडियम का। कैसे निकालेंगे, इसका कितना है 3, इसका कितना है 19, 3 प्लस 19 डिवाइड बाई 2। पता है 19 से 3 कितने हो गए 20, 21 22 और 22 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 11। ये तो होता है, ये डोबेराइनर का काम था। काम समझ में आया डोबेराइनर का। डोबेराइनर ने क्या किया, डोबेराइनर ने जिन तत्वों के गुण समान थे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, जिन तत्वों के गुणधर्म समान थे उनको परमाणु भार के, ध्यान रखना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और बताया कि मध्य वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है शेष 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। मध्य वाले तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है शेष 2 तत्वों के परमाणु क्रमांक का औसत होता है। क्लियर बात। अब बच्चों सुनना ध्यान से, ये तो डोबेराइनर का काम था, ट्राइड्स बनाए, ठीक है, वेल एंड गुड। अपने क्वेश्चन कैसे आएंगे, अपने क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा डोबेराइनर का ट्रिक नहीं है। और बच्चों इस क्वेश्चन को कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से चाहे जितना कठिन लेवल का बना सकते हैं, हो सकता है नीट वालों के लिए तो सिंपल बना दें, 4 ऑप्शन देके टिक लगवा ले। आईआईटी में क्या करते हैं, 4 ऑप्शन देके फिर उनके 4 ऑप्शन बना देते हैं, 1 2 3 4 हैं और 1 2 3 4 हैं, फिर फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करके ऐसे अपन क्वेश्चन करना सीखेंगे सारे। मैं केवल आपको डोबेराइनर के ट्राइड्स बता रहा हूँ। टोटल जो डोबेराइनर के ट्राइड्स है वो कितने हैं 5। कितने ट्राइड है 5। ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है बच्चों, ध्यान से सुन लेना कि डोबेराइनर के कुल 5 ट्राइड थे, नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मानना है अपन को डोबेराइनर के ट्राइड्स कितने 5, जो याद रखने हैं अपन। 5 में से जो फर्स्ट डोबेराइनर का ट्राइड है फर्स्ट वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकंड जो डोबेराइनर का ट्राइड है सेकंड, जो सेकंड, ये तो फर्स्ट ए के एलिमेंट है बच्चों। जब अपन सेकंड ए पढ़ेंगे ना तो लिथियम के आगे पढ़ेंगे बेरिलियम, सोडियम के आगे पढ़ेंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर आगे स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस दिन याद कर लेंगे ना उसके बाद में ये देखेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। सेकंड जो डोबेराइनर का ट्राइड होता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नाइट्रोजन है, उसके जस्ट नीचे फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है, फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन आता है। ये एक ही क्रम में लिखे हैं मैंने, बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके जस्ट नीचे वालों की बात करें अपन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, 3 ट्राइड हो जाते हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इनके नीचे के दो एलिमेंट और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 5 डोबेराइनर ट्राइड्स होते हैं। अगर इसके अलावा कहीं दिया हुआ रहता है तो वो सारा का सारा गलत है। डोबेराइनर ट्राइड्स कितने होते हैं बच्चों 5 डोबेराइनर ट्राइड्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ऑप्शन में जो फेमस दिया हुआ रहता है वो ये दिया हुआ रहता है, ये वाला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम।
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसको डोबेराइनर का ट्राइड दिया हुआ रहता है। और बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डोबेराइनर का ट्राइड है, तो फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये भी डोबेराइनर का ट्राइड है। ठीक है, कई बुकों में लिखा भी रहता है ऐसे, है ना, कई बुकों में लिख देते हैं, इसको समझाने के लिए लिख देते हैं, लेकिन ये डोबेराइनर का ट्राइड नहीं है, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, मैं द्रव्यमान संख्या इनका औसत निकाल के बताता हूँ। देखना है बेरिलियम, बेरिलियम कितने पे आता है 4 पे, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है बच्चों 9, और कैल्शियम की कितनी होती है 40। इसका मैग्नीशियम का माध्य निकालेंगे तो 9 + 40 डिवाइड बाई 2 49, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 24.5, जबकि इसका कितना होता है 24। क्या माध्य आया, क्या माध्य आया, क्या नहीं आया। फिर कुछ बुकों में ऐसे लिखा हुआ रहता है कि जो 24.5 है इसको 24 मान लो, इसको 24 मान लो। भाई ऐसे कैसे मान ले, कोई नाथी के बाड़े में थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, जानते हो ना नाथी का बाड़ा फेमस है भाई हमारे एरिया में, तो नाथी का बाड़ा, तो नाथी के बाड़े में थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन कि इसको ये मान लो, नहीं, ये डोबेराइनर का ट्राइड नहीं है। और 99% जो बच्चे गलती करते हैं इसी की गलती करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बताओ बच्चों फर्स्ट साइंटिस्ट क्या था, फ्राउस्ट। क्या बताया था, सारे के सारे तत्व किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से। अर्थात सभी तत्वों का जो परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है वो हाइड्रोजन के परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या का सरल गुणांक होता है। सेकंड क्या था साइंटिस्ट था, डोबेराइनर। डोबेराइनर ने क्या कहा, जिन तत्वों के गुण समान होते हैं उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार होता है, शेष दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है, एवरेज होता है। और इस आधार पर उन्हें तीन तत्वों के समूह बनाए और क्या नाम दिया उनको, डोबेराइनर ट्राइड्स। ठीक है, हाँ जी बच्चों। उसके बाद देखो ये तो कुछ एक तत्वों को व्यवस्थित कर पाया, थे ही कुछ एक ही थे, ये भी केवल ट्राइड कितने ट्राइड बना पाया 5। तो कितने तत्वों को वर्गीकृत कर पाया 15 तत्वों को ही। अरे अपन को तो कितने वर्गीकृत करने 118, हालांकि उस समय थे कम ही तो उनका काम चल गया, लेकिन जैसे जैसे तत्व और खोजे गए कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में तो खोजे गए थे, उस समय थे, लेकिन इनको व्यवस्थित नहीं कर सका। जब इनको व्यवस्थित नहीं कर सका तो नए साइंटिस्ट आ गए, और इस कड़ी में अपने पास जो थर्ड साइंटिस्ट था उसका नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था, न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने अपना एक नियम दिया जिसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक का नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टाव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टाव्स। न्यूलैंड ने क्या बताया, न्यूलैंड ने जब बताया कि अपन किसी जो भी तत्व हैं अपने पास जितने भी ज्ञात तत्व हैं, ज्ञात तत्वों के परमाणु भार, ध्यान रखना बच्चों, परमाणु भार ही चल रहा है, क्वेश्चन ये भी आता है। इसका क्लासिफिकेशन किस पे आधारित था, परमाणु भार, इसका भी परमाणु भार, इसका भी परमाणु भार, अभी तक परमाणु भार ही चल रहे हैं, परमाणु भार पर आधारित वर्गीकरण था। इसने क्या किया, इसने इसकी तरह काम नहीं किया, इसने तो समान गुण वाले तत्व देखे थे, इसने समान गुण वाले नहीं देखे। इसने कहा जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उसने बताया कि पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण के साथ समानता दर्शाते हैं। पहले तत्व के गुण 8वें तत्वों के गुणों के साथ समानता दर्शाते हैं, और इस आधार पर उसने क्या नाम दिया, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। चलो व्यवस्थित करते हैं। पहला तत्व क्या अपनी आवर्त सारणी में, हाइड्रोजन। और ध्यान रखना बच्चों, हाइड्रोजन है उसका अभी भी आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। मेरी बात को याद रखें, ये अपने 11th क्लास में आगे हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन जो होता है अपनी आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं और 7th ए के जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ए 7th ए क्या है, ये अपन आवर्त सारणी में आने वाले हैं। आप तो फिलहाल इतना याद रखें, हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, तो हाइड्रोजन को छोड़ दें।
बताओ सेकंड तत्व क्या था, हीलियम। जो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडोन, ये बच्चों अक्रिय गैसें होती हैं। इनको क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। और जब न्यूलैंड ने अपना नियम दिया था उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, खोजी नहीं गई थी अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें तो बहुत बाद में आई थी, तो इनको भी छोड़ दें। बताओ बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है, छोड़ दो। दूसरा तत्व कौन सा होता है, हीलियम, अक्रिय गैस है, छोड़ दो। तीसरा तत्व कौन सा होता है बच्चों, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, अक्रिय गैस आगे, छोड़ दो इसको। ठीक है, उसके बाद में नियोन के बाद में सोडियम, है ना, यहाँ तक खत्म कर दिया है इसको, आगे नीचे लिख दिया सोडियम। फिर सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, अक्रिय गैस छोड़ दो। फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। यहीं तक ही वर्गीकृत कर पाया, उसके आगे वर्गीकृत नहीं कर पाया। उसके आगे स्कैंडियम आता है, स्कैंडियम को यहाँ नहीं लिखा उसने, क्योंकि स्कैंडियम के जो गुण हैं इनके समान नहीं थे। ठीक है, क्या बताया न्यूलैंड ने, न्यूलैंड का नियम यहाँ तक ही सक्सेसफुल है, उसके आगे सक्सेसफुल नहीं है। न्यूलैंड ने कहा जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनको परमाणु भार, ध्यान रखिए, ये भी परमाणु भार, ये भी परमाणु भार, ये भी परमाणु भार, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर बताया कि पहले तत्व के गुणधर्म किसके साथ समानता दर्शाते हैं, 8वें तत्व के साथ। बताओ, पहला तत्व अगर लिथियम मान लो मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां क्या हो जाएगा, सोडियम। किस प्रकार, जिस प्रकार भारतीय संगीत होता है, सा रे गा मा पै ध नी, वापिस सा। जिस प्रकार भारतीय संगीत के स्वर हैं, पहला स्वर सा है तो 8वां भी सा है, पहला स्वर मा है तो 8वां भी मा है, पहला स्वर पै है तो 8वां भी पै है, पहला स्वर गा है तो 8वां भी गा है, पहला स्वर रे है तो 8वां भी रे है, पहला स्वर नी है तो 8वां भी नी। मतलब बच्चे लास्ट क्या आधा अधूरा पढ़ लेते हैं कि पहला तत्व लिथियम है तो 8वां सोडियम है, बस बात खत्म। तो पहला किसी को ही मान सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि पहला किसको माने, किसी को ही मान लो पहला। अगर मान लो मैं पहला तत्व बोरोन को मानता हूं कि फर्स्ट तत्व बोरोन है, 8वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एल्यूमिनियम। अर्थात बोरोन और एल्यूमिनियम के गुण क्या मिलेंगे आपको, समान मिलेंगे। बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि सर पहला तत्व कैल्शियम को मान लो, तो कोई बात नहीं, पहला तत्व कैल्शियम को मान लो बेटा, दिक्कत क्या है। जब कैल्शियम को मानोगे तो ऐसे काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके गुण क्या मिलेंगे आपको, समान मिलेंगे। पहला तत्व अगर मैं इसको मान लूं क्लोरीन को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके समान मिलेंगे, क्लोरीन के समान। चलना ऐसे, या तो ऐसे चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, या तो ऐसे मूव करो या फिर ऐसे मूव करना है, कैल्शियम पोटेशियम क्लोरीन सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन बोरॉन बेरिलियम लिथियम, ये ऐसे मूव करो। ये न्यूलैंड का अष्टक का नियम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, न्यूलैंड का अष्टक का नियम क्या है, न्यूलैंड ने क्या बताया था, जितनी भी ज्ञात तत्व हैं उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के साथ समानता दर्शाते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। और किस प्रकार समानता दर्शाते हैं, जैसे भारतीय संगीत में जो स्वर होते हैं, फर्स्ट सा है तो 8वां भी सा है, फर्स्ट नी है तो 8वां भी नी है, फर्स्ट माँ है तो 8वां भी माँ है। क्लियर बच्चों। लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन था उसमें प्रॉब्लम कहाँ थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कैल्शियम तक तो ये नियम लागू होता है, कैल्शियम के आगे ये नियम फेल हो जाता है।
आई बात समझ में? इस कड़ी में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था, 4 नंबर का जो साइंटिस्ट था, उस 4 नंबर के साइंटिस्ट का नाम था लोथर मेयर। लोथर मेयर साइंटिस्ट का नाम था ये। क्या अजीबोगरीब नाम होते हैं बच्चों। लोथर मेयर, लोथर मेयर साइंटिस्ट का नाम था। इस लोथर मेयर ने आयतन कर्व बनाए, वॉल्यूम कर्व बनाए। कर्व का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ग्राफ बनाए, आयतन के ग्राफ बनाए। किसके साथ ग्राफ बनाए? परमाणु भार वर्सेस वॉल्यूम। लोथर मेयर ने क्या बनाया बच्चों? लोथर मेयर ने आयतन वक्र बनाए। आयतन वक्र बनाए। और आयतन जो वक्र थे, ग्राफ का मीनिंग क्या हुआ? आपको ग्राफ अगर आपने बनाना सीखा है तो ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और इन एक्सिस पे कुछ ना कुछ पैरामीटर लिया जाता है और पैमाना मान के फिर ग्राफ बनाए जाते हैं। तो इसका जो ग्राफ था, लोथर मेयर के जो आयतन वक्र थे, वो किस किस के बीच में ग्राफ थे? परमाणु आयतन वर्सेस परमाणु भार। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है। इसके क्लासिफिकेशन से दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लोथर मेयर के वक्र, आयतन वक्र किन किन के मध्य बनाए हुए थे? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, या परमाणु भार या परमाणु क्रमांक, या परमाणु आयतन या परमाणु भार, या परमाणु आयतन या परमाणु क्रमांक, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो लोथर मेयर का आयतन वक्र परमाणु आयतन वर्सेस परमाणु भार था। परमाणु के आयतन और परमाणु भार के मध्य ग्राफ बनाया हुआ था। मतलब 2 एक्सिस थी, ऐसे ऐसे 2 एक्सिस थी। इस एक्सिस पे तो परमाणु आयतन ले लिया, मतलब ऐसे चलेंगे तो परमाणु आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इस एक्सिस पे परमाणु भार ले लिया, परमाणु भार। ऐसे चलने पर परमाणु भार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसे चलने पर परमाणु भार बढ़ रहा है, ऐसे चलने पर परमाणु आयतन बढ़ रहा है। अब बच्चों इसके ग्राफ याद नहीं करने। ग्राफ में से मोटी मोटी 4 बातें जो याद करनी है वो बता देता हूं, और कोई ग्राफ नहीं याद करनी। जब इसने ग्राफ बनाए तो इसकी ग्राफ ऐसे प्राप्त हुई, ऐसे ऐसे ग्राफ थे, ऐसे ग्राफ। एक ग्राफ नहीं है था बच्चों, इनफाइनाइट ग्राफ थे, बहुत सारे ग्राफ थे। इसने इस ग्राफ को, जैसे मैं इसमें से एक ग्राफ ले लेता हूं, मैं इसमें से एक ग्राफ ले रहा हूं और एक ग्राफ से समझाता हूं कि ये ग्राफ अपन को बनाने है नहीं, सीखने नहीं ग्राफ में। मैं केवल एक ग्राफ ले रहा हूं और इसमें से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या था। ये देखिए, इसने क्या कहा? जितने भी ग्राफ थे उस ग्राफ को 4 भागों में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों? 4 पार्ट में। ये वाला जो पार्ट था उसको तो बोला टॉप, टॉप शीर्ष भाग। ये वाला भाग था, इसको बोला बॉटम, पैंदा या धरातल, धरातल कह दें, चाहे पैंदा कह दें, चाहे बॉटम कह दें। ये वाला भाग था, उसको बोला असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट। ये वाला पार्ट था, उसको बोला डिसेंडिंग पार्ट। असेंडिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? आरोही। और डिसेंडिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? अवरोही। ये पार्ट बनाए ना। कितने पार्ट बनाए ग्राफ के? 4 पार्ट बनाए, टॉप, बॉटम, असेंडिंग, डिसेंडिंग, आरोही, अवरोही। ठीक है। जब बच्चों अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद में जब इस चीज को वापस से रिवाइज करेंगे ना, इन चीजों को, तो बस हल्का सा रिवीजन मारते सारी याद हो जाएंगी। हो सकता है अभी तो नहीं है तो अपन को नहीं याद हो पा रही, लेकिन जिस दिन अपन मॉडर्न चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद में ये एक बार रिवाइज करते सारी हो जाएंगी फटाफट, 5 मिनट में सारा काम हो जाएगा। हाँ, अपन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए वाले होते हैं, इनको बच्चों बोलते हैं क्षार धातु में। और आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयतन इन्हीं का होता है। आवर्त सारणी में जब अपन आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना तो फर्स्ट जब आयतन पढ़ेंगे अपन, इनके आकार पढ़ेंगे, आकार पढ़ेंगे, जिस दिन आकार पढ़ेंगे आयतन हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो आयतन होता है वो किनका होता है बच्चों? क्षार धातुओं का। तो फिर क्षार धातुओं को कहां रखा उसने? टॉप पर। क्षार धातुओं को कहां रखा उसने? टॉप पर। क्यों? क्योंकि क्षार धातुओं का आयतन सबसे अधिक होता है। सबसे कम जो आयतन होता है ना बच्चों, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है।
कौन से ब्लॉक वालों का? डी ब्लॉक वालों का। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनको कहा जाता है टीई। टीई का मीनिंग होता है बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स संक्रमण तत्व है। ये जो संक्रमण तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनका आयतन कम होता है, मतलब उनका आकार छोटा होता है। जब आकार छोटा होगा तो आयतन कम होगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आयतन कम होता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहां रखा है इसने? बॉटम के अंदर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहां रखा बच्चों? बॉटम के अंदर। आई बात समझ में? इसके अलावा एक अपने पास जब अपन आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो ये तो है अक्रिय गैस है, और इनसे जस्ट पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, और इनको कहते हैं बच्चों हैलोजन। क्या बोलते हैं इनको? हैलोजन। हैलोजन और अक्रिय गैसों को, इसको छोड़कर, इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन इनकी बात कर रहे हैं। इनको कहां रखा है इसने? अवरोही भाग में। सॉरी, इनको कहां रखा है इसने? आरोही भाग में, असेंडिंग पार्ट में। असेंडिंग पार्ट में क्या रखा है? असेंडिंग पार्ट में रखे हैं हैलोजन और अक्रिय गैसें, लेकिन अक्रिय गैसों में भी किसको छोड़ रखा है? हीलियम को छोड़ रखा है। कुछ अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट ए के जस्ट आगे होती है सेकंड ए, और सेकंड ए वालों को बोलते हैं क्षार मृदा धातुएं। क्षार मृदा धातुएं, इन क्षार मृदा धातुओं को रखा यहां पर अवरोही पार्ट में। बस 4 बातें याद रखनी है, और ये 4 बातें भी बच्चों जिससे अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे, ये अपने पास एक फॉर्मेलिटीज रहेगी, मतलब जल्दी से याद हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ बच्चों, लोथरमेर का आयतन वक्र किस किस के मध्य बनाया गया था? परमाणु का आयतन और परमाणु भार के मध्य। क्या ऐसा एक ही ग्राफ था क्या? नहीं बच्चों, ऐसे बहुत सारे ग्राफ थे। लोथरमेर ने क्या किया? इस ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट कौन सा है बच्चों? टॉप, बॉटम, असेंडिंग, डिसेंडिंग, शीर्ष, धरातल, आरोही, अवरोही। कौन कौन से तत्वों को रखा? आज याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं याद होता है तो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ने के बाद में याद हो जाएगा। जो आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले आता है फर्स्ट ए, उनको क्षार धातुएं बोलते हैं, और इनका आकार सबसे बड़ा होता है आवर्त सारणी में। आकार बड़ा है तो आयतन भी ज्यादा होगा, तो क्षार धातुओं का आयतन अधिक होता है, इसलिए इनको कहां रखा? टॉप पर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं बच्चों पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बीच में, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। इनका आयतन कम होता है, आकार छोटा होता है, आकार छोटा तो आयतन कम, तो फिर इनको कहां रख दिया बच्चों? इनको बॉटम में, पेंदे पे रख दिया। हाँ जी बच्चों, आवर्त सारणी में बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे अपन, इसको जीरो ग्रुप कहेंगे, शून्य वर्ग कहेंगे। इसमें अक्रिय गैस है, इससे जस्ट पहले हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एटी का मतलब होता है एस्टेटिन, ये वाले हैं। इसमें हीलियम को तो छोड़ दें, बाकी ये अक्रिय गैस है, ये हैलोजेंस है। इनको कहां रखा बच्चों? असेंडिंग पार्ट में, आरोही भाग में। डिसेंडिंग पार्ट, अवरोही भाग, यहां पर कौन से तत्वों को रखा? क्षार मृदा धातुओं को। फिर भी अपन आवर्त सारणी पढ़ेंगे, आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व होते हैं, ये तो 4 ही वर्ग के तत्वों को रख पाया, बाकी तो रख ही नहीं पाया। पी ब्लॉक में भी बहुत सारे तत्व बचे हुए, एफ ब्लॉक के भी एलिमेंट्स हैं, नहीं एडजस्ट कर पाया। क्लियर बच्चों? कितने साइंटिस्ट पढ़े हैं अपन ने? 4। 5वें नंबर पे जो आता है अपने पास, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मेंडेलीव्स। मेंडेलीव्स, और मेंडेलीव्स पीटी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ये, मतलब ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने जितने भी ज्ञात तत्व थे सबको वर्गीकृत कर दिया। बच्चों 6वें नंबर पे जो अपने पास आएगा वो आएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीटी, आधुनिक आवर्त सारणी। अपन को याद कौन सी करनी है? अपन को याद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करनी है, इसकी पीरियोडिक टेबल नहीं याद करनी है। ये 2 चीजें याद करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो इससे तो अच्छा है अपन ये याद कर लें, ये याद करेंगे तो इसके क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। लेकिन तत्वों को वर्गीकृत करने का श्रेय जिसको जाता है, मतलब कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सभी ज्ञात तत्वों को वर्गीकृत कर दिया था? वो मेंडेलीव ने। बच्चों
थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये तो एक इसका सुव्यवस्थित रूप है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी ना, उसको एक व्यवस्थित करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी हुई है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। जैसे मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अपना फर्स्ट ये कैपिटल ए खत्म हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक क्लास मेंडलीव में लग जाएगी, एक मॉडर्न में लग जाएगी, मॉडर्न में थोड़ी ज्यादा भी लग जाएगी। आई बात समझ में? देखो आज की क्लास में क्या ध्यान रखना है, तत्वों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, ताकि उनका अध्ययन, उनकी स्टडी आसानी से हो सके। 118 तत्वों को एक एक करके नहीं पढ़ा जा सकता। पहला साइंटिस्ट क्या था, प्राउस्ट हाइपोथेसिस। दूसरा क्या था, डोबेराइनर के त्रिक। तीसरा क्या था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। और चौथा क्या था, लोथरमेर के आयतन वक्र। और पांचवा क्या है अपने पास, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सीधा ही मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ओके, जिससे के नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, इसके भी नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। और अपने पास आप सब बच्चों को न्यूज मिल गई होगी, 2 अगस्त से मिल रहे हैं अपन क्लास में। 2 अगस्त तक जितना हो सकता है उतना निपटेंगे उसको। और मैं बच्चों आपको बिलीव दे रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि 2 अगस्त से मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो आपको नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, इसको चैप्टर को रिवाइज करवाऊंगा, है ना। रिवाइज करके फिर क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे अपन 2 अगस्त से। इसी जगह से स्टार्ट करूंगा मैं, लेकिन आपको पढ़ना है सारा का सारा। क्लियर? ओके, थैंक यू।